नंदिनी की माँ अपनी बेटी के ससुराल आई और चुपके से लगभग 1 इंच लंबी सफेद रंग की एक जड़ नंदिनी के सामने रखकर बोली, इसे नहाकर गंगा जल से धो लेना, फिर पीसकर अपने पति की सब्जी में मिला देना और साथ में अपने बाएं हाथ की इस उंगली का थोड़ा सा खून भी मिलाना। यह कहते हुए उन्होंने नंदिनी को वो खास उंगली दिखा दी। यह सुनते ही नंदिनी सिहर उठी। खून? अरे माँ बोली, इतना तो करना ही पड़ेगा। पति को वश में करना क्या इतना आसान है? भोली सी नंदिनी ने पूछा, माँ कितना खून मिलाना होगा? 1 चम्मच? नंदिनी की माँ ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे पगली, 1 चम्मच कैसा, बस जरा सा। सुई की नोक को पहले गंगा जल से धोना, फिर उसे उंगली में हल्का सा चुभाना, उसके बाद जो थोड़ा सा खून निकले उसे सब्जी में मिला देना और फिर पति को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके वह सब्जी खिलाना। नंदिनी ने सोचा, उत्तर दिशा की तो कोई परेशानी ही नहीं है। उनके रसोई घर के डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते समय उसके पति का मुंह वैसे भी उत्तर दिशा की ओर ही रहता है। हालांकि वह आज के ज़माने की लड़की थी और इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन कहते हैं ना, विश्वास से ही चमत्कार होते हैं, तर्क से नहीं। आखिरकार उसने अनमने मन से हामी भर दी। माँ ने फिर कहा, और हाँ, सब्जी शुद्ध शाकाहारी ही बनाना, यह बात याद रखना। देखना तुम्हारा पति कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेगा। यह बात कहते हुए नंदिनी की माँ ने चुपके से इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने उनकी बात सुन तो नहीं ली। माँ की यह बात सुनकर नंदिनी के मन में भी उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। उसने सोचा, जब माँ इतने विश्वास से कह रही है तो एक बार करके देख ही लेते हैं, और उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसने तय कर लिया कि कल ही ये सब करेगी। आजकल उसे अपने पति की वजह से बहुत चिंता रहने लगी थी। दरअसल बात यह थी कि इन दिनों उसका पति घर से ज़्यादा बाहर की दुनिया में ही मन लगाने लगा था। ऑफिस से लौटते समय वह सामने वाले घर की रिया नाम की लड़की के घर के पास वाली चाय की दुकान पर बैठकर गपशप किए बिना नहीं रहता था। शुरुआत में नंदिनी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले कुछ समय से छुट्टी वाले दिनों में भी वह लड़की उनके घर आने लगी थी। वह आकर पूछती, भाभी भैया कहाँ है? पहले पहले नंदिनी ने सोचा कि शायद वह उसके ममेरे देवर करण से मिलने आती है। करण करीब 6 महीने पहले ही गांव से आकर नंदिनी के ससुराल में रहने लगा था और यहीं रहकर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। इसलिए उसे लगा कि शायद वह उसी के लिए आती है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब नंदिनी ने ध्यान देना शुरू किया कि उसका पति भी उस लड़की की ओर चोरी चोरी नजरें डालने लगा है। वह लड़की भी आंखों ही आंखों में इशारा करती और हल्की सी मुस्कान दे देती। वह भी कम चालाक नहीं थी। वह इस तरह इटलाकर और मटक मटक कर उसके पति के सामने से गुजरती कि भला कोई भी पुरुष कैसे अपनी नजरें हटा पाए। क्या दुनिया में उसके पति के अलावा और कोई लड़का नहीं है? ये जो करण है, उसका देवर, इतना सुंदर और अविवाहित लड़का इसी घर में रहता है, क्या वो उसे दिखाई नहीं देता? लेकिन नहीं, उस लड़की की नज़र तो हमेशा नंदिनी के पति पर ही रहती थी। वह जब भी घर आती तो सास भी उसे प्यार से कहती, आओ बेटी, और उसे घर के अंदर बुला लेती। ये सब पिछले 3 महीनों से लगातार चल रहा था। नंदिनी मन ही मन सोचती, जब वह इतनी ही पसंद है तो उसे ही इस घर की बहू क्यों नहीं बना लिया। एक दिन नंदिनी ने विवेक से पूछा, वो लड़की बार बार हमारे घर क्यों आती है? विवेक कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी सास बोली, अरे सामने वाले घर की लड़की है, अगर कभी आ जाती है तो उसे मना भी तो नहीं किया जा सकता। सास बोली, तुम बेवजह इतना शक मत क्या करो बेटी। फिर भी उस रात नंदिनी विवेक के सामने अपनी शिकायत करते करते फूट फूट कर रो पड़ी। शादी के 3 साल बाद क्या वो विवेक के लिए पुरानी हो गई थी? नंदिनी ने महसूस किया कि उसका पति अब उसकी ओर ठीक से देखता तक नहीं था। वह कितनी भी सज सवर ले, कई दिनों से उसने यह तक नहीं कहा था, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अब वो उसे बिल्कुल भी समय नहीं देता था। उसकी शिकायत सुनकर विवेक नाराज हो गया। उसने कहा, तुम्हें तो हर बात पर शक करने की बीमारी हो गई है। लेकिन नंदिनी समझ रही थी कि बात में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। मजबूर होकर उसने अपने मन का सारा दुख अपनी माँ को बता दिया। बेटी का घर परिवार बचाने के लिए ही नंदिनी की माँ न जाने कहाँ से वशीकरण का उपाय सीख कर आई थी।
अगले दिन रविवार को सास की गैर मौजूदगी में नंदिनी ने बड़े प्यार से पनीर की सब्जी बनाई। फिर उस जड़ को पीसकर उसमें मिला दिया। इसके बाद अपने बाएं हाथ की उस खास उंगली का थोड़ा सा खून मिलाकर उसने वशीकरण वाली सब्जी तैयार की और विवेक के नहाकर खाने के लिए आने का इंतजार करने लगी। लेकिन विवेक जब भी नहाने जाता हमेशा की तरह तौलिया ले जाना भूल जाता। विवेक ने जैसे ही तौलिया मांगा वह सब्जी का कटोरा अलमारी में रखकर तौलिया लाने के लिए दौड़ गई। उस दिन न जाने विवेक को क्या हो गया था, उसका मूड शायद अच्छा था। बाथरूम के अंदर उसने तौलिया पकड़ते समय उसका हाथ खींच लिया और जानबूझकर उसे पूरी तरह भिगो दिया। वह जल्दी जल्दी भीगी साड़ी बदलकर वापस आई तो देखा कि उसकी सास करण को बिठाकर खाना खिलाना शुरू कर चुकी थी। वशीकरण वाली सब्जी का पूरा कटोरा करण की थाली में परोस दिया गया था। जैसे ही नंदिनी अंदर आई, करण मुस्कुराकर बोला, वाह भाभी, क्या लाजवाब पनीर बनाया है। पनीर तो मुझे बहुत पसंद है। कोचिंग से लौटकर मुझे तो आज जैसे मनचाहा खाना मिल गया। मुझे इतनी भूख लगी थी। उधर नंदिनी का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वह देख रही थी कैसे करण चटकारे लेकर पूरी की पूरी सब्जी खा गया। फिर उसने कहा, माँ, वह तो विवेक के लिए थी। सास बोली, उसे मछली की सब्जी दे देना, वह शाकाहारी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करता। इतने दिनों में भी तुम ये नहीं जान पाई। उस दिन से नंदिनी के मन में डर बैठ गया। अगर वशीकरण सचमुच असर कर गया तो अब आगे क्या होगा। फिर उसने सोचा, छोड़ो भी, क्या सच में ऐसा भी होता है। जब उसने माँ को सारी घटना बताई तो माँ ने उसे खूब डांटा। बोली, लड़की इतना भी ठीक से नहीं कर सकती, तो अब और क्या किया जा सकता है। जो होना था सो हो गया। इसके बाद माँ ने उसे सलाह देते हुए कहा, अच्छा सुन, अब चुपचाप रहे। मैंने सुना है कि 1-2 साल बाद इस दवा का असर अपने आप खत्म हो जाता है। करण को गांव से आए हुए 6 महीने हो चुके थे। वह यहाँ विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुका था। हालांकि दोनों हम उम्र थे, फिर भी करण ने आज तक कभी उसे भाभी कहकर मजाक नहीं किया था। रिश्ते में वह उसकी भाभी थी और वह हमेशा उसका सम्मान ही करता आया था। नंदिनी ने मन ही मन सोचा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब जड़ी बूटी और वशीकरण जैसी बातें सिर्फ ढोंग है। लेकिन ठीक 4 दिन बाद एक ऐसी घटना घटी। करण रोज की तरह उस सुबह भी बहुत जल्दी उठकर छत पर गया और करीब 1 घंटे तक व्यायाम करने लगा। लंबा चौड़ा शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व और उसके साथ सुडोल 6 पैक एब्स। उधर नंदिनी भी रोज की तरह रात के धुले हुए कपड़े छत पर सुखाने गई थी। तभी करण अचानक उसके पास आया और उसकी ओर देखते हुए बोला, भाभी, इस सुबह की रोशनी में आप इतनी प्यारी लग रही हैं कि क्या बताऊं। नंदिनी एकदम स्तब्ध रह गई। कुछ पल के लिए तो वह समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। वह जानती थी कि वह सुंदर है, लेकिन करण के मुंह से इस तरह की बात सुनना उसके लिए बेहद हैरान कर देने वाली बात थी। इतने दिनों बाद किसी ने उसकी इस तरह तारीफ की थी। न जाने क्यों उस सुबह उसका मन भी खिल उठा। वह हल्की सी मुस्कुराई। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगी। सीढ़ियों के पास ही उसकी मुलाकात विवेक से हो गई। नंदिनी का शर्म से लाल चेहरा देखकर विवेक हैरान रह गया। अगले ही पल उसने देखा कि करण भी तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ रहा है। विवेक की भौहें सिकुड़ गई। उस दिन वह कुछ ज्यादा ही देर तक नंदिनी के आसपास मंडराता रहा। वह बड़ी गौर से नंदिनी के हाव भाव पर नजर रखने लगा, लेकिन नंदिनी बाहर से बिल्कुल सामान्य और शांत दिखाई दे रही थी। हालांकि भीतर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी उसने खुद को पूरी तरह सामान्य बनाए रखा। वह अपने मन को समझाने लगी, किसी की तारीफ करना भला कौन सी बुरी बात है। करण ने भी तो कोई गलत बात नहीं कही। शायद मैं ही बेवजह ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर एक ऐसी घटना हुई। उस दिन करण दोपहर में विश्वविद्यालय से लौटा। नंदिनी अपने कमरे में लेटी कहानी की किताब पढ़ रही थी। करण उसके कमरे के बाहर आकर उसे आवाज देने लगा। जैसे ही नंदिनी बाहर आई, करण ने उसके हाथ में उसकी पसंदीदा मिठाई रख दी। मिठाई पाकर नंदिनी बहुत खुश हो गई। जब उसने मुस्कुराकर करण की ओर देखा तो पाया कि वह एकटक उसी को देखे जा रहा था। फिर उसने अचानक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े झिझक के साथ बोला, भाभी, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या हो रहा है। नंदिनी ने तुरंत अपने हाथ छुड़ा लिए। करण शायद और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन साफ लग रहा था कि उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया।
उसी समय बगल वाले कमरे से सास ने दोपहर के उस सन्नाटे में करण की आवाज़ सुनी। बाहर आकर जब उन्होंने दोनों को इस तरह आमने सामने खड़े देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह समझ गई कि मामला बिल्कुल साधारण नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वह देख भी रही थी कि करण कुछ ज़्यादा ही बेचैन रहने लगा था। उसकी नज़र हर समय अपनी भाभी पर ही टिकी रहती थी। लेकिन वह कहे भी तो क्या, आखिर करण उनके अपने भाई का बेटा था। गांव से आए उसे लगभग 6 महीने हो चुके थे। अब तो करण जैसे किसी की परवाह ही नहीं करता था। हर समय भाभी के आसपास ही मंडराता रहता। घर में कौन क्या सोचे जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अगर उसकी भाभी कमरे में होती तो वो वहीं जाकर उनसे बातें करने लगता। नंदिनी जितना हो सकता उसे बचने की कोशिश करती। वह कमरे से निकलकर रसोई में चली जाती तो करण वहां भी पहुंच जाता और रसोई के काम में भाभी की मदद करने लगता। इस वजह से नंदिनी हर समय बहुत असहज रहने लगी। वह सब कुछ समझ रही थी लेकिन मन ही मन सोचती थी कि बस 2 साल दांत भींचकर किसी तरह निकाल लेने हैं। लेकिन उधर विवेक की नींद उड़ चुकी थी। वह जानता था कि नंदिनी की कोई गलती नहीं है। उसका छोटा भाई ही नंदिनी के साथ अजीब व्यवहार करने लगा था। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। करण बेहद हैंडसम और स्मार्ट था। कब क्या हो जाए कौन जानता है। विवेक कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। विवेक को अलग से वशीकरण मंत्र वाली सब्जी खिलाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे तो वैसे ही होश आ गया था। अब उसका ध्यान कहीं और जाने का सवाल ही नहीं था। इसलिए अब वह रोज जल्दी ऑफिस से घर लौटने लगा। चाय की दुकान पर भी बैठना छोड़ दिया। घर आते ही वह अपना सारा समय पत्नी के साथ बिताने लगा। करण को रोकने में उसे कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही थी ये वही जानता था। अब नंदिनी जो भी मांगती विवेक तुरंत लाकर दे देता। छुट्टी वाले दिन भी वह घर पर नहीं रुकता। लगभग हर छुट्टी पर वह अपनी पत्नी को फिल्म दिखाने ले जाने लगा। एक दिन उसने रिया को साफ साफ उसके मुंह पर कह दिया, तुझे मेरे पास बार बार आने की क्या जरूरत है? अब से बिना किसी काम के मेरे पास मत आना। लड़की मुंह लटकाकर वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। विवेक को पहले जैसा वापस पाकर नंदिनी बहुत खुश थी। उसने खुशखबरी अपनी माँ को फोन करके सुनाई और उनकी सारी चिंता दूर कर दी। अभी कुछ ही दिन पहले ही रात में सब्जी काटते समय नंदिनी का हाथ चाकू से कट गया। विवेक दवा लेने ही गया था कि उससे पहले करण दवा लेकर आ गया और बड़े प्यार व सावधानी से अपनी भाभी के हाथ पर पट्टी बांध दी। फिर उसने अपने बड़े भाई की ओर नाराज होकर कहा, तो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? दवा लाने में और देर हो जाती तो भाभी का और ज्यादा खून निकल जाता। बस उस दिन विवेक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, बहुत हो गया, अब और नहीं। मेरी पत्नी है, उसकी देखभाल कैसे करनी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो कल ये घर छोड़कर किसी मेस में रहने चला जाएगा। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अचानक हुई इस बात से नंदिनी और उसकी सास दोनों ही निरुपाय होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी। करण समझ ही नहीं पाया कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। हालांकि अगले ही दिन वह सचमुच घर छोड़कर चला गया। जाने से पहले वह नंदिनी के पास आया। कुछ देर तक एकटक उसकी ओर देखता रहा। फिर बोला, पता नहीं कैसे लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। जानता हूँ ये सही नहीं है, फिर भी। उस पल करण की हालत देखकर नंदिनी के मन में एक अजीब सी भावना जागी। उसे सचमुच उस पर तरस आ गया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, बस 2 ही साल की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज पूरे 15 साल बीत चुके हैं। नंदिनी के अब 2 बच्चे हैं। हैरानी की बात यह है कि करण अब बैंक में नौकरी करता है, लेकिन आज तक उसने शादी नहीं की। आज भी वह कभी कभी 3-4 महीनों में एक बार इस घर आता है और चुपचाप अपनी भाभी के सामने बैठा रहता है। वह अपने भाभी के दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता है और नंदिनी भी उसकी ओर ममता भरी नज़रों से देखती है। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है, क्या सचमुच करण उससे प्यार करने लगा था? वरना क्या वशीकरण का असर इतने सालों तक रह सकता है? विवेक भी अब अपने भाई से कुछ नहीं कहता। उसे अब पूरा यकीन हो गया है कि करण से उसके परिवार को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकता। अब किसी बात का डर नहीं रहा। फिर भी न जाने क्यों जब भी करण घर आता है विवेक के मन में पत्नी के लिए जो प्यार समय के साथ शांत पड़ गया था वह फिर से जाग उठता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।